नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखेगा। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियां मतदान से 48 घंटे पहले अपने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी तरह का चुनाव प्रचार बंद कर देंगी। ये कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से तैयार किए गए वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स में दी गई है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दी गई है। सभी सोशल मीडिया मंच ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 126 के तहत आचार संहिता के किसी भी तरह के उल्लंघन को 3 घंटे के अंदर आयोग को बताने पर अपनी सहमति जताई है। तो अगले आधे घंटे में समझेंगे कि किस तरह इस बार के चुनावों में सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग निगरानी करेगा और कैसे ये जो कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है ये लागू होगा, इसके दायरे में क्या होगा और इसका उल्लंघन करने पर किस तरीके से आयोग इस पर कार्रवाई के लिए कदम आगे बढ़ा पाएगा। चुनौतियां क्या हैं और चुनाव में इसका इस्तेमाल कैसे बेहतर तरीके से होगा ये भी समझेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। अक्षय राउत हमारे साथ हैं, पूर्व महानिदेशक भारत निर्वाचन आयोग से, स्वागत है आपका। हमारे साथ विराग गुप्ता हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट से। वर्जिस मालू हमारे साथ हैं, पॉलिसी हेड शेयर चैट से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वर्जिस मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आप उस प्रतिनिधिमंडल में थे जब आयोग के साथ बैठ के हुई हैं। कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली क्या है जिस पर आप लोग सहमत हुए हैं, इसकी गाइडलाइंस क्या हैं जिसे हम देखेंगे जो 20 मार्च से लागू हुई हैं? तो एसेंशली सर, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तय किए थे पिछले 4-5 महीने से। हम लोग ईसी के साथ भी बात कर रहे थे कि हमें ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर रखना है, और क्योंकि ये सेक्शन 126 जो है ये अभी तक अमेंड नहीं हुआ है, तो हम लोग प्लेटफॉर्म्स ने वॉलंटरली एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया है जिसमें हम लोग ने कहा है ईसी के साथ कि हम जो कंटेंट अगर ईसी को लगे कि ये कंटेंट अनलॉफुल है, समझो ये फेक न्यूज़ है या ये कोई कंटेंट है जिससे हिंसा हो सकती है सोसाइटी में, तो ये कंटेंट हम 3 घंटे के अंदर हम लोग निकालेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से। ये एक है। दूसरा, हमारे प्लेटफॉर्म्स पे जो प्लेटफॉर्म्स पे एड्स चलते हैं आज की तारीख पे, वो प्लेटफॉर्म्स एमसीएमसी सर्टिफिकेट जो प्री क्लियरेंस देते हैं ईसी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को, वो सर्टिफिकेट्स हमारे प्लेटफॉर्म्स पे उन लोग अपलोड करेंगे और इससे हम ईसी को एक रिपोर्ट देंगे इलेक्शंस के बाद। अगर इलेक्शन कमीशन पूछे कि कितने पैसा किस पार्टी ने हमारे प्लेटफॉर्म्स पे खर्च किया है, तो इससे जो स्पेंडिंग हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का एक रिकॉर्ड रखेगा। और तीसरा, ये प्लेटफॉर्म्स ने ये भी तय किए कि ओनली इंडियन सिटीजन्स हमारे प्लेटफॉर्म्स पे एड्स रख सकते हैं। इससे कोई फॉरेन पावर या कोई फॉरेन पर्सन हमारे प्लेटफॉर्म्स पे एड्स नहीं रख सकते जिससे हमारे इलेक्शंस में कुछ प्रेशर हो जाए। इसमें अगर कोई ऐड या विज्ञापन चुनाव संबंधित किसी सोशल मंच पर आता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्या इंडिविजुअल के तौर पर अगर कोई जारी करता है तो इसके दायरे में नहीं होगा? पार्टी अगर करती है तो उसके लिए प्री परमिशन की जरूरत होगी? नहीं, सभी इंडिविजुअल अगर कोई पैसा दे प्लेटफॉर्म को तो उनको प्री क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ओके विराग, जो बातें कही गई हैं, क्योंकि इसमें 2-3 मैं और पॉइंट पढ़ रहा था, वो भी शायद शामिल किए गए हैं कि उम्मीदवार जो नामांकन करेंगे सोशल मीडिया खातों की जानकारी देनी होगी, राजनीतिक विज्ञापन के लिए उससे पहले सर्टिफिकेट लेना होगा, व्हाट्सएप इसे सत्यापित करेगा, जो भी चुनावी विज्ञापन होगा उसे वो वेरीफाई करेगा, ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्तियाँ की गई हैं, और बिना चुनाव आयोग की मंजूरी के राजनीतिक पोस्टर या फिर बैनर आप उस पर शेयर नहीं कर पाएंगे। मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज पे, पॉलिटिकल पार्टीज, हम सिर्फ प्लेटफॉर्म के तौर पर हैं। विराग, ये जो बातें कही गई हैं इसे किस तरीके से आप लागू होता देख सकते हैं, या फिर क्या बड़े हर्डल्स आपको लगते हैं कि इनमें अभी और दिक्कतें हैं? नहीं, देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है, मुझे अभी भी ध्यान है और बहुत अच्छा संयोग है कि राउत साहब मेरे साथ हैं। अक्टूबर 2013 में हमने पहली बार रिप्रेजेंटेशन दिया था चुनाव आयोग को, और उसके तहत फर्स्ट जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 25 अक्टूबर को जारी हुआ था। और बड़ा ये अद्भुत संयोग है, दुर्भाग्य है, दुर्योग है कि उसका पालन आज तक नहीं हो पा रहा है। और ये जो वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स बना है, यह भी एक, मैं मानता हूँ कि दिखावे का है। पहले नंबर पर इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है, और दूसरे नंबर पर इन कंपनियों को जो जवाबदेही देनी चाहिए थी वो जवाबदेही पूरी खत्म कर दी गई है। वो जवाबदेही कुछ भी नहीं है।
3 महत्वपूर्ण मसले हैं इस पूरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला महत्वपूर्ण मसला ये है कि देश का पूरा डेटा विदेश जा रहा है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को भी हमने लिखा था, पार्लियामेंट्री कमेटी को भी लिखा था, और इलेक्शन कमीशन के पास इसका संज्ञान है। तो जब डेटा विदेश में जाता है तो वो डेटा का एनालिटिक्स होता है। उस डेटा से आप बिहेवियरियल पूरे आप चीज़ों का अंदाज़ लगाते हैं कि देश में अगर फेसबुक कितने यूजर्स हैं तो किसको वोट दे सकते हैं, किसको वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस है आज भी चल रहा है। इसको रोक लगाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उसको रोक लगाने के लिए बहुत ज़रूरी ये था कि वो डेटा विदेश में नहीं जाए, पर मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन के दायरे में नहीं आता है। पर इनसे अंडरटेकिंग लेनी चाहिए थी कि इस डेटा का, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका में भी प्रूव हुआ है, ये ऑपरेशन प्रिज्म में भी प्रूव हुआ है कि ये कंपनियां डेटा बेचती हैं। उस डेटा बेचने के खेल पे कोई लगाम नहीं लगाई गई, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ये कंपनियां लोगों से पैसे लेकर के स्पॉन्सर्ड पोस्ट या विज्ञापन दोनों चीजें करती हैं। तो जो पोस्ट हैं उन पोस्ट को 2014 में इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरे से बाहर कर दिया, सिर्फ विज्ञापन किया। और इसमें देखिए कितनी बड़ी एक वो अद्भुत स्थिति पैदा हो गई है कि अभी कल की न्यूज़ थी कि सिर्फ 17 लोगों ने दिल्ली में प्री सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। जहां पर 17 करोड़ लोग हो सकते हैं, विज्ञापन हो सकते हैं, वहां पर 17 लोगों ने किया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को बोल देते हैं कि वो करेंगे, इसका मतलब हमने अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर इतनी ही नैतिक पूरी शक्ति होती तो चुनाव में इतनी सख्ती करने की क्या आवश्यकता थी। और तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो खर्च है, इस खर्च के विवरण के लिए हमने बोला था कि इन कंपनियों से बोला जाए कि आप अपने एनुअल डिटेल हमको दें, क्योंकि पिछले चुनाव का हमने एनालिसिस किया था। जब पूरा चुनाव सोशल मीडिया में लड़ा गया था, सिर्फ 5 सांसदों ने इसका विवरण दिया था। तो वो जो अब तो माहौल और भी बदल गया, पूरा चुनाव सोशल मीडिया में हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इन कंपनियों की जो जवाबदेही बनाई जानी चाहिए थी, वो मैं मानता हूं कि अभी तात्कालिक तौर पर जागरूकता बढ़ी है, पर उसका इन्फोर्समेंट देश में 2 हिस्से में कानून का राज दिख रहा है। छोटे छोटे प्रिंटरों के ऊपर FIR हो रही है कि उन्होंने अपना नाम डिटेल नहीं दिया, और बड़ी कंपनियों को एक वॉलंटरी एथिक्स बना दिया गया है और उनके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ओके राउत साहब, ये जो कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है कितना मजबूत दिख रहा है, क्योंकि विराग साहब के अगर नज़रिए से देखें तो इसमें कई सारे लूप होल्स हैं। क्या चुनाव मंच के तौर पर, प्रचार के मंच के तौर पर सोशल साइट्स जवाबदेह दिखेंगी, ट्रांसपेरेंट दिखेंगी इस नए कोड ऑफ एथिक्स के जरिए? विराग जी ने जो कहा उसका लॉजिक तो सही है, दिशा उसका सही है, लेकिन मैं उनका बातों के साथ संपूर्ण तरह से सहमत नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया को साथ काम करने के लिए आज के ज़माने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लार्जेस्ट इलेक्शन वर्ल्ड का कंडक्ट करता है, और सोशल मीडिया सबको चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिंदगी का हर सारे चारों तरफ अभी सोशल मीडिया घिरा हुआ है, उसको साथ में लेकर चलने का और उसके ऊपर अंकुश डालने का, उसका इलेक्शन में दुरुपयोग नहीं हो, वो करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स। मैं उसको कम नहीं मान रहा हूँ, मैं उसका फिलॉसफी थोड़ा सा देख रहा हूँ, और उसके बाद बर्जिस जी जो कहे तो उसके ऊपर भी थोड़ी कमेंट करूँगा। आप देखिए, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन बीच में बहुत बनाया हुआ एक कंसेंसस है। पूरा इलेक्शन की जो दारोमदार है, इलेक्शन जो चलता है भारत में, देश में, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर ज्यादा चलता है, लॉ के ऊपर ज्यादा नहीं चलता है। लॉ के ऊपर करेंगे, आप FIR फाइल करेंगे, पेनल कोड में आएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो आगे आगे जाएगा। लेकिन इलेक्शन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चलता है, व्हिच इज ए वॉलंटरी कोड। तो इस ऐसे ही अभी ये देखने वाली बात है कि आगे आगे बात कहाँ जाएगा, कितने ये कंपनीज का कंप्लायंस क्या होगा। लेकिन मुझे इसमें बहुत सारा आशा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस लंबा समय पर डिस्कशन हुआ है, तरह तरह के मुद्दे पर डिस्कशन हुआ है, इनका एसोसिएशन बीच में आया है और सारे सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। ये जो वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स को ये लोग कंप्लाई करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की स्पिरिट में, उसमें मुझे बहुत ही मैं आशावादी हूँ। दूसरी बात है, लेकिन ये मैं बर्जेस जी जो बताया, मैं उसको थोड़ी सी दूसरे तरह से देखता हूँ। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट जो इंडिविजुअल पार्टी या इंडिविजुअल कैंडिडेट को क्लियरेंस लेना है, उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही है, क्योंकि अगर सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो इनको नहीं लेना चाहिए। और इवन एक्सपेंडिचर में भी, अगर एक्सपेंडिचर जो होता है, अरे ये जो वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट होता है या लॉ है, वो तो एक तरफ, सबसे बड़ी जो इसमें फैक्टर है इसको पकड़ने के लिए, वो तो इलेक्शन कमीशन का जो कंटिन्यूअस विजिल
इसमें सी विजिल भी बनाया हुआ है, सिटीजन्स भी कंप्लेन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर कोई वायलेशन देख के, है ना। और इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर कंट्रोल मॉनिटरिंग डिवीजन है, बहुत दुरुस्त है, वो दिखेगा कि भाई कौन पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया में क्या खर्च किया। ऐसे कोई एक चीज, खाली वॉलंटरी एथिक्स का जो कोड बना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ एसोसिएशन के जरिए से, ये एक चीज से काम नहीं बनेगा। चारों तरफ जो उसका रिंग्स हैं, सिक्योरिटी रिंग्स, इसको मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बात कुछ बनने वाला है। और ये तो बहुत एक बड़ा शुरुआत है, क्योंकि इसको किस तरफ से पकड़ें, क्योंकि इसमें आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो कैरेक्टर है, एनोनिमिटी, फुटप्रिंट्स इतना कम है। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ना वो ऑथर है ना वो पब्लिशर्स हैं, वो बेसिकली एक होल्डर एंड कैरियर हैं। लेकिन उनका जिम्मेवारी उन्होंने जो लिया है, ये वॉलंटियर कोड, मैं ये उम्मीद करूंगा, और मैं मेरा मित्र जो विराग जी, मैं भी उनको आग्रह करूंगा कि ये भी ये उम्मीद करें कि इससे कुछ बात निकलेगा। ये जवाबदेही से, ये इसका तो फूड जो इसका फल है, जो इसका प्रयोग से ही पता चलेगा। मुझे लग रहा है कि एसोसिएशन और इंडिविजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे काम करेंगे कि इन्होंने जिस पर साइन किया है उस इंक को इन्होंने रेस्पेक्ट देंगे, जैसे कि एमसीसी का बात बना है। लेकिन उसमें कई सवाल भी हैं वर्जिस। 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि अगर कोई कैंडिडेट, कोई इंडिविजुअल या पार्टी कोई ऐड को आपके किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर जारी कर देती है जिसका सर्टिफिकेशन नहीं लिया गया है, परमिशन आयोग से नहीं ली गई है, क्या 3 घंटे के अंदर आप उसको उतार पाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि जब न्यूजीलैंड जैसे कंट्री में जो हुआ, उसके वीडियो जो सोशल साइट्स पर आए, उसे हटाने में 10 से 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा और पूरी तरीके से वो भी नहीं हटा पा गए। ऐसा क्या सिस्टम है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? दूसरा सवाल मेरा ये कि यहाँ पर अगर फेक तरीके से एक आदमी 20, 40, 200 अलग अलग हैंडल से अपने अकाउंट्स रखता है, क्या वो सभी वेरीफाइड हैं? तो एक तो सर जो बताया उस पर 2-3 चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो भी एड्स लगाएंगे, फेसबुक, ट्विटर, उन लोग ने अपना जो एड ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे, आप जाके देख सकते हो उनके एड्स कौन कितना खर्चा कर रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म्स पे। ये एक है। दूसरा, अगर उन लोग ने प्री क्लियरेंस नहीं लिया है तो ईसी के पास फिर भी पावर है कि इवन आफ्टर दे उन लोग वोट हो गए और समझो जीत भी लिए, तो ईसी उनको निकाल सकते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नहीं, यहाँ एक रुकूंगा। ये जो है, आपने ये जो एडवर्टाइजमेंट अगर प्री क्लियरेंस नहीं हुआ है, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको लगाएंगे ही नहीं, इसको 3 घंटे के अंदर निकालने का बात नहीं है। दे आर सपोज नॉट टू पुट इट आउट। अगर वो स्टैंपिंग नहीं है प्री क्लियरेंस, देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आना ही नहीं चाहिए। उसके लिए ये कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एक जवाबदेही बना है मेरे हिसाब से। तीसरा चीज़ जो है कि अगर कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, हम उसको 3 घंटे के अंदर निकालने की प्रयास करेंगे और निकालेंगे। लेकिन दिक्कत ये भी होता है, और ये न्यूजीलैंड जो आपने बात किया, कि काफ़ी लोग वही कंटेंट वापस लगा देते हैं प्लेटफॉर्म पे। मगर हमारा प्रयास है कि ये जो भी कंटेंट अगर कोई यूज़र वापस भी लगाएं तो हम उसको निकालें, और कंटेंट निकालना काफ़ी आसान है। अगर ईसी ने हमें बताया कि ये कंटेंट निकालना है तो ये 5-10 मिनट की बात है, उससे पूरा लागू किया जा सकता है। हाँ जी। उसके लिए वो डॉक्यूमेंट में आपने वर्ड देखा होगा एक्सपीडिशियसली, 3 घंटे अपर लिमिट है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वो कंटेंट 1 घंटे के अंदर या उससे और भी तेज निकालेंगे प्लेटफॉर्म से। लेकिन क्या अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर अपने अकाउंट से, या फिर चुनाव हम देखते हैं सोशल मीडिया पर पार्टी के अकाउंट से नहीं बल्कि इंडिविजुअल अकाउंट से बैनर, एड, ये सब कुछ शेयर किए जाते हैं, क्या वो उसके दायरे में आएंगे या वो इससे अलग होंगे? वो अनपेड जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस कोड ऑफ वायलेशन जो है कनेक्ट का, उसका कहीं वायलेट करता है। वो अगर अनपेड है तो इट्स फ्री स्पीच, कोई भी अपना व्यू प्लेटफॉर्म पे लगा सकता है। अगर पेड है तो उसको प्री क्लियरेंस चाहिए। अगर अनपेड है तो आप प्राइवेटली भी आप बात करते हैं 48 आवर्स के टाइम पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं विराग जी की तरफ से और मेरे तरफ से मैं बर्जेस को एक सवाल पूछूंगा। क्या अगर कंटिन्यूस वायलेशन कोई एक ऑथर या पब्लिशर कोई एक कंटिन्यूस वायलेशन कर रहा है, क्या आप उसका तो आपको संज्ञान आएगा? हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड सच वायलेशंस? इलेक्शन कमीशन के साथ आप जोड़ के रहेंगे, तो कंटिन्यूस वायलेशन अगर होगा, क्या आपका कोई सिस्टम है कि आप उसके कुछ प्यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं? हम प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हैं उनको और बैन कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, और हम इसी को भी बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अगर पीनल एक्शन लेना है तो सिर्फ इसी ले सकते हैं, हम प्लेटफॉर्म्स तो नहीं ले सकते उसको।
विराग, संदेह क्यों है आपको? देखिए, ऐसा है कि 5-6 विरोधाभास हैं। मैं हर विरोधाभास को एक एक लाइन में बताता हूँ। जी। ये जो वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स है, मेरे पास इसकी सिग्नेचर ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में है और इनकी वेबसाइट में है। और इसमें आप देखिए कि इसमें कोई अता पता कुछ भी नहीं है। इसमें किन लोगों ने साइन किए, मेंबरों ने, उसमें से किसी भी आदमी का हस्ताक्षर कौन इसका जिम्मेदार होगा, नहीं होगा। एक भारत का कानून है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, लॉ मिनिस्टर साहब ने भी बोला है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि दे हैव टू अपॉइंट द ग्रीवांस ऑफिसर, ए नोटिफाइड पर्सन दे हैव टू अपॉइंट। हैव दे अपॉइंटेड? हैज इट बीन नोटिफाइड? क्या इन्होंने अपने शिकायत अधिकारी किसके साथ, हर जिले में एमसी कमेटी है, इन्होंने वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स बना दिया है। पर यह वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स में एक सिद्धांत है लॉ का, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो आदमी गड़बड़ कर रहा है उसकी जवाबदेही है। ये सबसे ज्यादा 20 लाख करोड़ भारत से ये कंपनियां कमाती हैं। पर जब जवाबदेही की बात आती है तो मॉडल कोड ऑफ एथिक्स बना देती हैं और उसमें बोलती हैं कि अगर ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जवाबदेही है, अगर वो कुछ करेंगे तो हमारे पास शिकायत आएगी तो हम ऑब्लाइज करके आपका एक्शन ले लेंगे। नो, मैं राउत साहब से विनम्रता से सहमत हूं जब वो बोलते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक नैतिक अवधारणा है। नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने देश में कितने बड़े बड़े आदेश पारित किए हैं और इलेक्शन कमीशन का आदेश वो लॉ ऑफ लैंड हो जाता है आर्टिकल 324 के तहत। तो ये कंपनियां उसका आदेश क्यों नहीं मान रही? हमने सिर्फ एक निवेदन किया था और 5 हमने प्रतिवेदन दिए इलेक्शन कमीशन को कि इन कंपनियों से बोलिए कि अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त करें, उस आदमी का नाम नंबर दें, किसके पास शिकायत करेंगे, ये मुझे बता दें कि इन 6 कंपनियों के शिकायत अधिकारी भारत में हैं, ये उसका नाम है, ये उसका मोबाइल नंबर है, ये उसका ईमेल आईडी है, आप इसमें शिकायत करेंगे। इनके पास हर चीज के सर्च इंजन है, 1 सेकंड के भीतर पता कर सकते हैं कि आज इलेक्शन के कितने ट्वीट हुए, कितने फेसबुक पोस्ट हुए। लेकिन वो डेटा ये इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और मैं मानता हूं कि इस पूरी व्यवस्था, इस पूरे जो ये इन्होंने वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स किया है, ये एक बिल्कुल से ढकने वाली अवधारणा है। इससे ठोस तरीके से कुछ नहीं होगा। 6 सालों में कुछ नहीं हुआ और ये अगले 5 सालों के लिए फिर आगे बढ़ गया है जब तक कि शिकायत अधिकारी नियुक्ति नहीं करते हैं। एक एक करके पॉइंट पे आता हूं। शिकायत अधिकारी की बात जब कही गई, जो ग्रीवेंस ऑफिसर है, सभी प्लेटफॉर्म के पास एक ग्रीवेंस ऑफिसर है और ये इलेक्शन कमीशन के लिए हम लोग ने एक स्पेसिफिक ग्रीवेंस ऑफिसर रखे हैं जो 24/7 अवेलेबल है। उसका डिटेल्स हम लोग ने इलेक्शन कमीशन को दिए है क्योंकि ये ऑफिशियल जो है सर, ये इलेक्शन कमीशन की जो भी ग्रीवेंसेस है वो उनको फुलफिल करेगा, नंबर 1। नंबर 2, सभी प्लेटफॉर्म जो इस डॉक्यूमेंट को वॉलंटरी कोड लिया है, इसमें हमारा जो कंपनी है वो इंडियन प्लेटफॉर्म है, वो विदेशी प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा डेटा इंडिया में है। तो अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि सारी डेटा यूएस जाएगा या कहीं विदेश जाएगा, इसके बारे में दोनों बातें बता दूं। बिल्कुल, तो मैं दोनों बातें बिल्कुल ऑफिशियली बोल रहा हूं। इनका पैरा इनका 1 है इसमें पेज 2 में, जिसमें लिखा हुआ है ग्रीवांस मैकेनिज्म बनाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर इन्होंने जिस दिन, क्योंकि दिक्कत क्या है, मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं। इनकी मेन कंपनी सबकी अमेरिका में है, दूसरी कंपनी भारत में है और एक कंपनी सिंगापुर में है। ये जो इंडियन कंपनी है ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये हमेशा से बोलती आ रही हैं कि हमारे पास कंटेंट का कोई भी हमारे पास दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी ये दिक्कत आई थी और इन्होंने अपने ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किए हैं यूरोप और अमेरिका में। तो क्या यूरोप और अमेरिका के पास एमसी जाएगी? क्या इन्होंने भारत में नए ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किए हैं? तो ये इस बात की स्थिति स्पष्ट करके इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट में बताए कि ये इन कंपनियों के ग्रीवांस ऑफिसर हैं जिन तक आप अपनी शिकायत दे सकते हैं, पूरा मामला खत्म हो जाएगा। उस आदमी की जवाबदेही होनी चाहिए इस मॉडल कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करने के लिए, और ये डेटा विदेश जा रहा है, ये इनके एग्रीमेंट से साबित है। अक्षय साहब, ये वाकई जो विराग कह रहे हैं दम है इस पॉइंट पे? उनकी जो 2 चीज सोच है कि लॉ बनना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि जब तक लॉ बनेगा, लॉ में प्रोविजन होगा और इनका अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो कौन नहीं चाहता है, तब तो पूरा चीज का सॉल्यूशन होगा। लेकिन मैं वॉलंटरी कोड का अंडरमाइन करना और वॉलंटरी कोड का कोई बल नहीं है, ये मैंने नहीं सोच रहा हूं। और दूसरी बात है कि इसमें सबसे इसमें जो और अच्छी बात हुआ है, और मैं चाहता हूं 2 चीज है इनका, ग्रीवेंस ऑफिसर और फैक्ट चेकर्स, इनको रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से इट्स ए मैटर ऑफ चेक कि भाई उनका है कि नहीं और उनका वेबसाइट में डाला गया है कि नहीं, जैसे बोलते हैं कि नंबर उपलब्ध है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन को पता है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए और हुआ होगा, लेकिन इट्स ए मैटर ऑफ फैक्चुअल चेक। दूसरी बात है, मुझे लग रहा है कि ये जो सारे अरेंजमेंट हुआ है उसमें एक बड़ी 24/7 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अफसरान और इनके बीच में एक संपर्क, रेगुलर एक्सचेंज का मोड एक एस्टेब्लिश हुआ है।
और मेरा उम्मीद है कि वो एस्टेब्लिश मोड ठीक से चलेगा। आप देखिए जो एमसीएमसी जब शुरुआत हुआ था उस टाइम भी ये सारे बहुत डाउट्स थे, जिसके साथ चिराग जी भी एसोसिएटेड थे, विराग जी। वो अभी एमसीएमसी के अंदर सोशल मीडिया को भी डाल दिया गया है, जो इसका दो काम और भी है। प्रिंट और ऑडियो विजुअल को तो देखेगा ही, प्री सर्टिफाई करेगा और उसके बाद नजर भी रखेगा कि कहाँ क्या वायलेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि उसमें सोशल मीडिया को अच्छे से देखने के लिए ज्यादा एक तंदुरुस्ती चाहिए और उसके लिए इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि आगे आगे ये जो जाएगा वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स, ये कभी ना कभी लॉ में परिवर्तित होगा। और इनका जो कहना है कि कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े आदेश दिए हैं, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये वॉलंटरी कोड के अंदर भी ऐसे ऐसे आदेश आने वाले दिनों में आए हैं। और खास करके जब सिटीजन्स को जोड़ दिया गया है, आज की तारीख में सोशल मीडिया के ऊपर सबकी नजर है और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीज ऐसे ब्लैटेंट वायोलेशंस होगा लोगों के, क्योंकि विरोधी भी है ना, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के विरोधी हैं, इलेक्शन कमीशन उजागर है, पॉलिटिकल कैंडिडेट के विरोधी हैं और इनका एसोसिएशन और ये प्लेटफॉर्म अगर ठीक से काम नहीं किए तो कोई ना कोई देखेगा ना, कोई इलेक्शन के टाइम सब चौकन्ने हैं। लेकिन मेरा सवाल रुकेगा नहीं। मेरा सवाल एक व्यूअर के तौर पर या एक मतदाता के तौर पर ये वर्जिस कि अगर मुझे लगता है कि किसी सोशल मंच पर कोई एक ऐसा फोटो, ऐसा विज्ञापन वायरल हो रहा है जिसकी परमिशन नहीं है या जो आपत्तिजनक है, जो अफवाह फैला रहा है, मैं उसकी शिकायत आयोग को करूंगा या आपके उस ऑफिसर को, और अगर मैं आपके ऑफिसर को करूंगा तो क्या वो पब्लिक में है, डोमेन में है कि कौन सा ऑफिसर है, किस नंबर पर करना है, कहाँ मेल करना है? तो दो चीज़ है सर, एक तो हमारे प्लेटफॉर्म पे और अन्य प्लेटफॉर्म पे भी एक रिपोर्ट ऑप्शन है। आप अगर ये कोई कंटेंट को देखे और आपकी राय है कि ये कंटेंट अफवाह है या गलत कंटेंट है, आप रिपोर्ट कर सकते हो, एक वो है। दूसरा, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारा ग्रीवेंस ऑफिसर का ईमेल आईडी और डिटेल्स है। तीसरा, हमने इंडिया में ही है। हाँ, वो इंडिया में है और इंडिया में है, हमारे प्लेटफॉर्म का इंडिया में है। हमारा प्लेटफॉर्म जो है has been started by three IIT कानपुर बॉयज, वो इंडियन कंपनी है। नहीं, मैं इंडियन स्टार्टअप है। मैं सोशल मंच की बात कर रहा हूं, मैं आपकी सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं। तीसरा है कि इलेक्शन कमीशन ने सभी प्लेटफॉर्म से एक स्पेशल ग्रीवेंस ऑफिसर का डिमांड किया है और हमने वो डिमांड फुलफिल किया है कि वो ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया में रहेगा, वो ग्रीवेंस ऑफिसर 24/7 अवेलेबल होगा और वो ग्रीवेंस ऑफिसर उनका जो भी कंप्लेंट्स है 3 घंटे के अंदर हम उसको प्रोसेस करेंगे। चौथा चीज जो है, जो सर ने रेज किया है, वो फैक्ट चेकर्स की है और वो चीज भी सारी प्लेटफॉर्म्स ने कर दिया है। हम सारी प्लेटफॉर्म्स ने एक फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या मे बी मोर देन वन फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग किए हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट देखेगा, रिव्यू करेगा और अगर यूजर्स बोलते हैं, रिपोर्ट करेंगे कि ये अफवाह है, तो उन लोग रिव्यू करके अगर वो कंटेंट एक्चुअली अनट्रू है तो उसका वायरलिटी कम हो जाएगा। मैं एक आखिरी सवाल, उसके बाद एक आखिरी कमेंट दूंगा। वर्जिस, क्या ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जितने भी इस तरह के मंच है, व्हाट्सएप, इन सब में क्या अकाउंट्स का वेरिफिकेशन हो चुका है कि वो सर्टिफाइड है या नहीं हुआ है? फॉर पॉलिटिकल अकाउंट्स नहीं, ओवरऑल अकाउंट्स में हम वैसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो अकाउंट अपने मंच पर क्या ये कंपनियां, क्या ये मंच वेरिफिकेशन करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि सवाल है कि जब आप वेरीफाइड ही नहीं करते हैं तो आप कैसे पकड़ेंगे कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या वो फेक है या ओरिजिनल है? सर देखो, 2-3 चीज़ें होते हैं। एक तो हमारे प्लेटफॉर्म पे, मैं अपना प्लेटफॉर्म की बात कर सकता हूँ, ट्विटर फेसबुक के लिए नहीं बात कर सकता हूँ। हम कोई यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो अपना मोबाइल नंबर देता है। अगर कोई वो अपना प्लेटफॉर्म पे कुछ मिसयूज़ करे और पुलिस हमारे पास आए या लॉ एनफोर्समेंट हमारे पास आए तो हम उनका डिटेल्स दे सकते हैं पुलिस को। अगर पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो उनका ये अकाउंट जो है हम लोग वेरीफाई करते हैं, तो एक ब्लू टिक आता है कि ये अकाउंट वो पॉलिटिशियन ही चला रहा है और अगर वो पॉलिटिशियन हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई मिसयूज करे तो हम इसी को बता सकते हैं। मैं आपके मंच की, मैं ओवरऑल मंच की बात करूं क्योंकि ये एक बड़ी शिकायत है जिसके चलते अंदेशा है कि फेक तरीके से उसका यूज होता है, मिसयूज होता है। देश में 4 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो कि इलेक्शन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और इन चारों के शिकायत अधिकारी देश के बाहर हैं। ये एक्सेप्शन है, मैं इनकी बात नहीं करता हूँ। इंडस्ट्री के ये बहुत ही छोटे खिलाड़ी हैं, जितने बड़े खिलाड़ी हैं सबके ग्रीवेंस ऑफिसर बाहर हैं। ट्विटर से बड़े हैं नहीं, ठीक बात है, लेकिन जो इलेक्शन में करते हैं, आई एम सॉरी। दूसरे नंबर पर जो सबसे दिक्कत की बात ये है कि ये जो चारों कंपनियां, जैसे आपने बोला अकाउंट वेरिफिकेशन, तो ट्विटर आज की तारीख में क्या कर रहा है कि अगर आप चाहते भी हैं तो भी आपके अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं करता। उनकी अपनी पॉलिसी ये है कि सिर्फ मैं पॉलिटिकल लोगों को और हैवी वेट्स के अकाउंट्स वेरीफाई करूंगा। ऐसा क्यों? ये केवाईसी नॉर्म्स कोई एलीट नॉर्म्स नहीं है, दिस इज योर लीगल ऑब्लिगेशन। और तीसरे नंबर पर जो दिक्कत है, जब ये बोलते हैं कि हमारा एक ग्रीवांस मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, सम पर्सन हैज टू बी नोटिफाइड, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिससे लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर जो बड़ी बात है
वो व्हाट्सएप की बात है। व्हाट्सएप ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके प्लेटफॉर्म का, प्राइवेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का एक ब्रॉडकास्ट करने के लिए मिसयूज़ हो रहा है। तो व्हाट्सएप के बारे में इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस क्यों नहीं इशू किया कि सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा और आखिरी 48 आवर्स में सबको वो ख़त्म करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा अभी एक पेच रह गया है, व्हाट्सएप के बारे में एक्शन इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। चलिए, एक लंबी बहस हो सकती है लेकिन वक्त की कमी है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसा कि राउत साहब ने कहा कि एक शुरुआत है और देखना होगा कि जब कदम आगे बढ़ेंगे किस तरीके के हर्डल्स हैं और कहां पर और ज़्यादा मजबूत कदम या फिर नियमन की ज़रूरत है और उस दिशा के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी थी, लेकिन इस चुनाव में हम इस कोड ऑफ एथिक्स को कितना लागू होता देख पाएंगे ये बेहद अहम है, जिसकी जिम्मेदारी इन सोशल मंच और चुनाव आयोग को मिलकर देखनी है। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।